हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंस। केमिस्ट्री के क्लास में क्लास 10th का कुछ बहुत विकल्पित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जो कुछ प्रश्न है जो इस प्रकार से, पहला प्रश्न है एंटीमनी है। ऑप्शन धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु और चौथा मिश्र धातु। ध्यान दीजिए बच्चों, उपधातु में कुल 4-5 प्रकार की जो है उपधातुएं हैं, जिसमें से एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, बोरान, ETC। तो एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। क्या बच्चों? एंटीमनी एक क्या है? उपधातु है। इसके बाद फिर जो है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन है PbNO3, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है PbNO2 का होल ट्वाइस और चौथा है PbO। ध्यान दीजिए बच्चों, जो हमारा ये Pb लेड है इसकी बैलेंसी 2 होती है, संयोजकता इसका 2 होता है, Pb2+ चार्ज होता है। और जो यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट पर 1 निगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स इसकी संयोजकता -1 होती है। अगर यहाँ पे सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा Pb और NO3। यहाँ Pb पर क्या होता है? +2 चार्ज और यहाँ NO पर होता है -1। यहाँ पे इस तरह से अब तिर्यक पूरा कर देंगे और ये हो जाएगा Pb की संख्या कितनी है? 1 और NO3 कितना है? 2। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ये दूसरा ऑप्शन B, PbNO3 का होल ट्वाइस। ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ध्यान दीजिए बच्चे, आप लोग हाइड्रोकार्बन बारे में पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन में एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड होता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें एल्कीन और एल्काइन 2 होते हैं। एल्कीन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और जो एल्काइन होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो इस प्रकार से है। अब ध्यान दीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर देखा जाए तो इसमें जो है जो आपका एल्कीन होता है, एल्कीन में कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन होता है। जैसे अगर 2 कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन संख्या 4 रहेगी। और जो एल्काइन होता है, एल्काइन में कार्बन के बराबर हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन में पहला C2H6। तो C2H6 जो है ये आपका एथेन है। एथेन का मतलब हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो C2H6। और दूसरा क्या है? C2H4। तो C2H4 में कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये सूत्र हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये क्या है? असंतृप्त। ये दोनों डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो असंतृप्त होता है। दूसरा CH4 भी क्या है? एक एल्केन है। और डी वाला ऑप्शन जो है ये आपका है प्रोपेन। ऐसे सूत्र लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, 3 3 6 2 8, 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है।
इसमें ऑप्शन है आपका इसमें ऑप्शन पहला है CHO, दूसरा है C डबल बॉन्ड O, इसके बाद जो है तीसरा है OH और चौथा है C डबल OH। तो ध्यान दीजिए पहला जो ऑप्शन है CHO, तो CHO में जो अनुलग्न लगाते हैं इसमें लगाते हैं अल। तो अल किस में होता है? एल्डिहाइड समूह में। कीटोन में क्या लगाते हैं? इसमें अनुलग्न लगाते हैं ओन, और OH में क्या लगाते हैं? आल। और C डबल OH में क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए प्रोपेनल, तो अल किस में आ रहा है? अल देखिए पहले ऑप्शन में आ रहा है CHO में, तो प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह आ रहा है ये CHO है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? इसका सही क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो ध्यान दीजिए जो एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एस्टिक अम्ल तो इसका सामान्य नाम है। दूसरा है एस्टिक अम्ल का अगर सूत्र लिखें तो CH3C डबल OH। अब एस्टिक अम्ल में CH3C डबल OH है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें कितने कार्बन है? 2। दो कार्बन के लिए मूल शब्द होता है H और सिंगल बॉन्ड पे लगाते हैं N, और C डबल OH में जो अनुलग्न होता है इसमें लगाते हैं ओइक एसिड। यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा क्या? एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये सही क्वेश्चन होगा। जो मेथेनोइक एसिड इसमें 1 कार्बन होगा, प्रोपेनोइक में 3 कार्बन होगा। एथ मतलब एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 मतलब एथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन ये सही होगा। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर आपका अगला होगा क्वेश्चन नंबर 6, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र है। तो पहला ऑप्शन है MO2, MO, M2O3 और M2O। तो ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसे मान लीजिए आपका क्लोरीन है, ये Cl। अब Cl की वैलेंसी 1 होती है, और यहाँ पे इसे मान लीजिए M कोई आपका मेटल है। अब मेटल में Cl2 तब होगा इसकी वैलेंसी अगर 1 है, इसकी वैलेंसी +2 होगी। यहाँ पे जब इस तरह से करेंगे तो ये आपका M का मतलब कितना हो गया? 1, और Cl का मतलब हो गया Cl2, तो हमने MgCl2। तो यहाँ पर M की वैलेंसी 2 है। जब M की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 होती, -2 होता है। तो यहाँ पे अगर सूत्र लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं MO, तो M का मतलब हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं +2, यहाँ पे -2, इस तरह से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा M का मतलब हो गया M2 और O2। अब यहाँ पे दोनों जब संख्याएं बराबर होती हैं तो इसको लिख सकते हैं MO। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा जिसमें ऑप्शन नंबर 2 BMO, बी ऑप्शन है MO, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और बाकी जो आपके शेष होंगे सब गलत है। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, जो इस प्रकार से है। 7वां क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ध्यान दीजिए इसमें पहला ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया का, तीसरा है द्विविस्थापन अपक्रिया का, चौथा है वियोजन अपक्रिया का। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कार्बन, तो कार्बन का मतलब हो गया C, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है मतलब हो गया O2। और यहाँ पे अगर
इस तरफ देखेंगे ये हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना यानी कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो संयोग होने का मतलब कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा? सही होगा। इसके बाद द्विविस्थापन अपक्रिया में इसमें किसी पदार्थ के द्वारा दूसरे पदार्थ का विस्थापन होता है और द्विविस्थापन में आयनों का वियोजन होता है, आयनों का विनिमय होता है। और डी वाला जो ऑप्शन है इसमें कोई पदार्थ होता है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ये क्या होगा? सही होगा। इसके बाद जो है हमारा जो है 8वां क्वेश्चन है। 8वां प्रश्न है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जिंक जैसे मान लीजिए जिंक Zn, ये जिंक चूर्ण हो गया और इसकी अपक्रिया करानी है H2SO4 तन सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से जब आप क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ पे बनता क्या है? यह जो है एक विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। जो जिंक है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा यानी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसमें जो रिएक्शन होगा बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और इसमें गैस जो निकलेगा ये हो जाएगा H2 यानी इसमें से जो हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? निष्कासन होगा। तो ऑप्शन जो होगा इसमें का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां होगा। 9वां प्रश्न है सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली आधातु है। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली आधातु है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पूरी आधातु में हमारे पास केवल एक ही तत्व है, वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक आधातु है जो केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है। और तो इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा क्या है? आयोडीन। तो ऑप्शन में हमारा जो होगा बी ब्रोमीन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। अगर धातु की बात करें तो धातुओं में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? पारा है, जिसे मरकरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दसवां प्रश्न है प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन का मतलब होता है कीटोन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है OH, दूसरा है COOH और तीसरा ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O और चौथा ऑप्शन है CHO। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, प्रोपेनोन यानी अंत में क्या रहा? ओन किस में आता है? कीटोन ग्रुप में। तो कीटोन ग्रुप मतलब ये हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा C डबल बॉन्ड O, अर्थात ये तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले ऑप्शन में जो अनुलंग लगता है इसमें लगाते हैं क्या? आल, दूसरे में ओइक एसिड और तीसरे में पता ही है ओन लगाते हैं ONE और जो डी ऑप्शन है इसमें लगाते हैं अल। तो इसमें ऑप्शन जो सही है आपका ये ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 11 नंबर पे, कार्बन परमाणु की संयोजकता है।
कार्बन परमाणु की संयोजकता है, ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 5। तो ध्यान दीजिए जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर देखा जाए इसके संयोजी कोष में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो देखा जाए कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की जब आवश्यकता होगी तो इसकी संयोजकता जो होगी ये 4 होगी। यानी किसी भी परमाणु के साथ ये टोटल 4 बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। जिसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। रिएक्शन दिया है Zn प्लस H2SO4, ये चेंज हो रहा है ZnSO4 प्लस H2। तो ध्यान दीजिए बच्चों, Zn प्लस H2SO4 चेंज हो रहा है किसमें, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए Zn जो क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित कर रहा है, इसे विस्थापित कर दे रहा है। अर्थात इसमें कह सकते हैं जो ऑप्शन है पहला संयोजन अक्रिया, संयोजन का मतलब इसमें योग होगा, विस्थापन का मतलब धातु के द्वारा किसी अन्य तत्व का विस्थापन किया जाता है, वियोजन मतलब कोई पदार्थ टूटता है, और द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें 2 आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है। तो इसमें का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका विस्थापन होगा, और बाकी जो है ना तो वियोजन अक्रिया है और ना तो द्विविस्थापन और ना ही संयोजन। तो ऑप्शन जो हमारा है ये बी द्विविस्थापन अक्रिया। तो द्विविस्थापन अक्रिया क्या है, जब किसी अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा किसी अन्य तत्व या धातु का विस्थापन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अक्रिया या प्रतिस्थापन अक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बच्चों, इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ये सही ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन जो आपका ये है, यहाँ पे हैलो एल्केन, हैलो का मतलब इसमें कोई हैलोजन तत्व होगा। तो हैलोजन तत्व का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन तत्व होते हैं। यहाँ अगर मिलान करेंगे तो हैलो एल्केन, जो हैलो एल्केन होगा ये हैलो एल्केन ऑप्शन नंबर 2 पर आएगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा बी एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH। OH किसमें है, पहले ऑप्शन में हो जाएगा ये इसके साथ। ठीक है, इसके बाद यह कीटोन। अब कीटोन ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। इस ऑप्शन में देखिए C डबल बॉन्ड O है कहाँ, ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए हो जाएगा ये 4 के साथ मिलान कर देंगे। इसके बाद एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ये ऑप्शन देखिए आपका है तीसरा। अब इसका कोड दिया किसमें सही कौन है, इसका मैच कराना है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ABCD का मतलब दिया कि A का मतलब 2 है, B का मतलब 1 है, इसमें दिया है ये। ठीक है, A, तो A का मतलब कौन रहेगा इसमें, दूसरा, ये हो गया 2, और B का मतलब पहला, और C का मतलब चौथा, और D का मतलब तीसरा। इसमें मिला के ये जो ऑप्शन हमारा ये A है, A ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर है ये आपका A क्वेश्चन नंबर क्या है, सही है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं हैं। तो इसमें जो है क्षार धातुएं हैं, पहला ऑप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। दूसरा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीसरा है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। चौथा है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें क्या है, सेकेंड वर्ग। आवर्त सारणी में इस बार तो नहीं पढ़ना क्लास 10th में,
लेकिन आवर्त सारणी में जो आपका पहला ग्रुप था वर्ग ए, वर्ग एक में इसमें केवल क्षारीय धातुओं को रखा गया है। तो क्षारीय धातुओं में कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सब 1, 2, 3, 5 धातुएं जो होती हैं क्षारीय धातुएं हैं। फ्रेंसियम भी है, फ्रेंसियम आपका रेडियोएक्टिव तत्व है Fr। इसके बाद देखिए जो आपका ये सेकंड वर्ग है, सेकंड वर्ग कौन है? क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षारीय मृदा धातुओं में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम। ये देखिए आपकी 5 धातुएं ये भी हैं। ये क्या है? क्षारीय मृदा धातुएं। तो ऑप्शन हमारे बोला गया कि इसमें क्षार धातुएं हैं। तो क्षार धातुएं जो होती हैं फर्स्ट वर्ग की धातुएं होती हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये सभी धातुएं आती हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा और बाकी क्या है? गलत है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में क्षार धातु है। निम्नलिखित में क्षार धातु है, वही पीछे वाला क्वेश्चन फिर दोहराया गया उसी में। निम्न में क्षार धातु है, तो क्षारीय धातु में, क्षारीय मृदा धातु में ये तो आप पता है। इसमें ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो सोडियम है यही आपका क्या है? क्षारीय धातु है। आयरन आपका जो है संक्रमण तत्व है, गोल्ड भी क्या है? संक्रमण तत्व है। और मैग्नीशियम क्या है? ये क्षारीय मृदा धातु है। इसमें का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सोडियम क्या होगा? सही होगा। और ये जो है आपके नहीं सही है। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। इसमें ऑप्शन है पहला ब्लीचिंग पाउडर, पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है बेकिंग पाउडर, तीसरा है धावन सोडा और चौथा ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर का नाम है ये सूत्र होता है इसका CaOCl2। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। जो आपका बेकिंग सोडा होता है या बेकिंग पाउडर होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। जो धावन सोडा होता है, धावन सोडे का सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O। ये आपका होता है धावन सोडा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ये होता है CaSO4 × 12H2O। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ध्यान दीजिए इसमें सोडियम कार्बोनेट के ऊपर दिया Na2CO3, इसमें मैच किसमें कर रहा है? ये सी वाले ऑप्शन में। धावन सोडे में Na2CO3 × 10H2O। तो धावन सोडा नहीं, Na2CO3 का जो प्रचलित नाम है इसका नाम है ये धावन सोडा। ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा ये ऑप्शन सी क्या है? सही ऑप्शन है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन है CnH2n, बी ऑप्शन है CnH2n+2, सी ऑप्शन है CnH2n -2 और डी ऑप्शन है Cn+2H2n। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो होता है, जैसे हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक संतृप्त होता है, तो संतृप्त में आपके एल्केन आते हैं, असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ये जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2
H2N+2, ये आपका सूत्र है एल्केन। ठीक बच्चों, इसके बाद जो एल्कीन होता है CN, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, यानी कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन होता है। एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। अब CnH2n-2 ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक बच्चों, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आर्सेनिक तत्व है। तो आर्सेनिक में पहले क्वेश्चन में ही बताया गया था, निम्न में उपधातु है। यहाँ पे आर्सेनिक उपधातु में क्या है? आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, बोरान है, ये सभी उपधातुओं के अंतर्गत आते हैं। तो आर्सेनिक का संकेत क्या है? AS। तो इसमें जो है आर्सेनिक क्या है? एक उपधातु है। तो प्रश्न नंबर जो आपका ये है, इसका ऑप्शन होगा सी। सी क्या है? ये सही ऑप्शन है। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर हमारा अगला है, अगला है निम्नलिखित में से प्रोपेन है। प्रोपेन, प्रो का मतलब जिसमें 3 कार्बन हो और एन का मतलब क्या हो? जो एल्केन हो। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है CH3, CH2, CH3। दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3, CH3। चौथा आपका है एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप CH3C से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं। चौथा ऑप्शन है CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। इसमें प्रोपेन, प्रोप का मतलब इसमें 3 कार्बन हो। अब 3 कार्बन से 5 हैं, इसमें आपका 2, 3, 2, 5 इसमें भी है और इसमें 4 है। इसमें 3 कार्बन है, तो 3 का मतलब पहला ऑप्शन है, इसमें 3 कार्बन है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सही होगा। प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन और इनका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? ये सही ऑप्शन है। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का जो pH मान है ये पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो शुद्ध जल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? ये होता है 7। यानी जल क्या होता है? ये विद्युत उदासीन होता है, इसका pH मान कितना होगा? ये 7 होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? 7 से कम तथा 0 से अधिक। ये तो ऑप्शन एकदम नहीं सही है। फिर दिया है 7 से अधिक तथा 14 से कम, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। 0 तो होता ही नहीं है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है। इसके बाद ये आपके सामने जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट।